पीजी महाविद्यालय ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड में एक नया चैप्टर लेके आए हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अर्थात लघु बीजाणु जनन। इससे पहले हमने एंथर की संरचना पढ़ी थी, अर्थात परागकोश की संरचना कैसी होती है और उसके कार्य क्या होते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था कि परागकोश में लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है और लघु बीजाणुओं के चारों ओर टेपिटम की एक परत पाई जाती है। वह टेपिटम लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। तो अब इससे आगे क्या होता है, इस चैप्टर में लघु बीजाणु जनन अर्थात लघु बीजाणुओं का जनन किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से लघु बीजाणु जनन करके और नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, उसके बारे में आज हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि परागकोश में पाए जाने वाले जो लघु बीजाणु हैं, वो लघु बीजाणु अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा दो प्रकार से जनन की प्रक्रिया पूर्ण करते हैं। अर्थात उनमें दो प्रकार से विभाजन होता है। एक बीजपत्री जो पादप होते हैं उनमें अलग प्रकार से विभाजन होता है और द्विबीजपत्री पादपों में अलग प्रकार से विभाजन होता है। तो सबसे पहले हम जो विभाजन का जो पहला जो प्रकार है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला जो प्रकार है वो है उत्तरोत्तर प्रकार। उत्तरोत्तर प्रकार, उत्तरोत्तर प्रकार को हम इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं, सक्सेसिव टाइप। सक्सेसिव टाइप प्रकार का जो विभाजन है वो एकमात्र एक बीजपत्री पादपों में ही देखने को मिलता है। एक बीजपत्री पादपों में क्या होता है कि परागकोश में माइक्रोस्पोर मदर सेल अर्थात लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका है। जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर ये क्या है, ये है न्यूक्लियस यानी कि केंद्र। लघु बीजाणु मात्र कोशिका क्या करती है, सर्वप्रथम विभाजन करेगी और विभाजन करने के पश्चात ये दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगी। ये दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगी। इन दोनों कोशिकाओं में विभाजन होने पश्चात ये जो केंद्रक है ये दो पार्टों में विभाजित हो जाएगा। ये क्या है, ये केंद्रक है। तो केंद्रक कितने भागों में बट जाएगा, ये दो भागों में बट जाएगा। ये केंद्रक दो भागों में बट गया। उसके बाद में क्या होगा कि इनके बीच में मध्य भाग में किसका निर्माण हो जाएगा, इसमें जो केलोज तत्व होता है उसका क्या पाया जाएगा, इसमें निक्षेपण पाया जाएगा। केलोज तत्वों का क्या हो जाएगा, निक्षेपण हो जाएगा। और निक्षेपण होने से दोनों जो केंद्रकों का निर्माण होगा, इन दोनों केंद्रकों के मध्य एक प्लेट का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण होगा, एक प्लेट का निर्माण होगा। इस प्लेट को हम कोशिका प्लेट या कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। तो ये कोशिका प्लेट का निर्माण कैसे हुआ, पहले ये केंद्रक है, ये केंद्रक क्या होगा, विभाजन करेगा। तो विभाजन करेगा तो दो केंद्रकों में बट जाएगा और धीरे धीरे इन दोनों केंद्रकों के बीच में जो मध्य जो भाग हैं, ये दोनों केंद्रक हो गए, निर्मित हो गए। इसके बाद में मध्य भाग में क्या हो जाएंगे, यहाँ पर छोटे छोटे केलोज की जो छोटी छोटी बिंदुएं इकट्ठी हो जाएगी। ये केलोज इकट्ठा हो गया। केलोज इकट्ठा होने के पश्चात क्या होगा, धीरे धीरे इसमें किसका निर्माण हो जाएगा, सेल प्लेट का निर्माण हो जाएगा। अर्थात कोशिका पट्टी का निर्माण हो जाएगा और ये कोशिका पट्टी लगातार वृद्धि करती हुई परिधि की तरफ बढ़ेगी। इधर भी बढ़ेगी और इधर भी बढ़ेगी। परिधि की तरफ बढ़ेगी तो ये लंबवत बढ़ती हुई केंद्रक के दोनों केंद्रकों के मध्य भाग में बढ़ जाएगी। और दोनों केंद्रकों के मध्य भाग में जब बढ़ जाएगी तो ये अपने को स्पष्ट रूप से दो केंद्रक दिखाई देंगे। और ऐसी स्थिति फिर क्या कहलाएगी, द्विक। ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, द्विक बोलेंगे। द्विक
द्विक एक संस्कृत भाषा का शब्द है। द्वि का मतलब होता है दो, अर्थात द्विक का मतलब क्या हो गया कि दोनों केंद्रकों की संरचना निर्मित होने पर ये कोशिका कितने प्रकारों में बट गई, दो की संख्या में बट गई, तो इसको हमने क्या बोल दिया, द्विक बोल दिया। अब ऐसी सिचुएशन होने के पश्चात, द्विक कोशिका बनने के पश्चात इन दोनों ही द्विक कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, यानी कि मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। और अर्धसूत्री विभाजन होने से दोनों केंद्रकों की विभाजन होकर के और 4 केंद्रकों का निर्माण हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन में संख्या कितनी होती है, आधी रहती है, यानी कि कहने का मतलब डबल हो जाएगी। एक केंद्र, 2 केंद्र थे तो 2 के कितने हो जाएंगे, 4 केंद्र बन जाएंगे। तो ऐसी स्थिति क्या बन जाएगी, फिर चतुष्क बन जाएगी। कौन सी स्थिति बन जाएगी, चतुष्क, चतुष्क बन जाएगी। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि पहले हमारे पास लघु बीजाणु मात्र कोशिका थी। इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका में जो केंद्रक था वह केंद्र क्या करेगा, वह केंद्र के विभाजन करेगा और विभाजन करने के पश्चात क्या करेगा, ये 2 केंद्रकों में विभाजित हो जाएगा। 2 केंद्रकों में विभाजित होने के पश्चात दोनों केंद्रकों के मध्य भाग में केलोज का निक्षेपण पाया जाएगा। ये केलोज का निक्षेपण इकट्ठा हो गया। केलोज का निक्षेपण इकट्ठा होने के पश्चात इसमें कोशिका पट्टी का निर्माण हो जाएगा और ये कोशिका पट्टी लगातार लंबवत बढ़ती हुई दोनों परिधि की ओर बट जाएगी और एक ऐसे पट्टिका का निर्माण हो जाएगा। उसके पश्चात क्या होगा, ऐसी स्थिति 2 बराबर केंद्र बन जाएंगे। तो ऐसी स्थिति क्या कहलाएगी, द्विक कहलाएगी। द्विक का मैंने अभी बताया था, द्विक का मतलब क्या होता है, 2, अर्थात 2 कोशिकाओं में बट जाएगी। तो उसके बाद में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। पुनः अर्धसूत्री विभाजन होने से दोनों केंद्र कोशिकाएं पुनः विभाजित होगी और पुनः विभाजित होकर के कितनी कोशिकाओं का निर्माण कर देगी, 4 कोशिकाओं का निर्माण कर देगी। तो ऐसी स्थिति क्या कराएगी, चतुष्क। चतुष्क का मतलब होता है 4। और इस प्रकार ये जो विभाजन है सक्सेसिव टाइप अर्थात उत्तरोत्तर प्रकार का जो विभाजन है वो हमारा पूर्ण हो गया। अब उदाहरण के तौर पर हम देखें तो ये जो प्रकार का ऐसा जो विभाजन होता है वो क्या होता है, एक बीजपत्री पादपों में पाया जाता है। एक बीजपत्री पादपों में पाया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है, उदाहरण के तौर पर मैं आप सभी विद्यार्थियों से पूछूं कि एक बीजपत्री पादपों के उदाहरण कौन से हैं। तो एक बीजपत्री पादपों के उदाहरण के तौर पर हम देखें, जिया मेज, नाम सुना होगा आपने, यानी कि जिया मेज का मतलब क्या हो गया, मक्का है, मक्का हो गया, बाजरा है, गेहूं है, जवार है, जौ है। तो ये सभी जो पादप हैं ये सभी किसमें आते हैं, एक बीजपत्री पादपों में आते हैं। तो उत्तरोत्तर प्रकार का जो विभाजन है वो एक बीजपत्री पादपों में पाया जाएगा। अब इसके बाद में हमें दूसरा जो प्रकार है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अर्थात लघु बीजाणु जनन का जो दूसरा प्रकार है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो दूसरा प्रकार का जो विभाजन है वो कौन सा दूसरा प्रकार का विभाजन है, युगपत। युगपत या समलक्षणिक, समलक्षणिक, युगपत या समलक्षणिक। अब विद्यार्थियों आपको मालूम है कि हमने प्रथम जो विभाजन पढ़ा है लघु बीजाणु जनन का, वो लघु बीजाणु जनन का प्रथम जो विभाजन है वो उत्तरोत्तर प्रकार का विभाजन था। और उत्तरोत्तर प्रकार का जो विभाजन है वो टोटल और एक बीजपत्री पादपों में पाया जा रहा है। परंतु अगला जो प्रकार है वो कौन सा है, युगपत या समलक्षणिक प्रकार का विभाजन है। तो युगपत और जो समलक्षणिक प्रकार का जो विभाजन है वह विभाजन केवल द्विबीजपत्री पादपों में देखने को मिलता है। द्विबीजपत्री पादपों में भी यदि हम बात करें तो निकोटियाना टेबेकम अर्थात तंबाकू में इसको स्पष्ट रूप से देखा गया है।
और इसके अलावा मेलिलोटस एल्बा जो पादप है इसको स्पष्ट रूप से देखा गया है। इसमें क्या होता है, हमने पहला जो प्रकार पढ़ा था, उत्तरोत्तर प्रकार का पढ़ा था, उसमें एक कोशिका पट्टी का निर्माण हुआ था, परंतु इसमें क्या होगा, कोशिका पट्टी का निर्माण नहीं होगा। अब देखो इसमें क्या होगा, सर्वप्रथम ये क्या है, हमारे पास माइक्रोस्पोरो मदर सेल है, यानी कि ये क्या है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका है। अब ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका के मध्य भाग में क्या पाया जा रहा है, केंद्रक पाया जा रहा है। अब इस केंद्रक में क्या होगा, सर्वप्रथम विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, माइटोसिस, माइटोसिस कहते हैं। तो समसूत्री विभाजन होगा। अब समसूत्री विभाजन में क्या होगा, केंद्रक बराबर कितने भागों में बट जाएगा, 2 भागों में बट जाएगा। ये 2 भागों में बट गया। उसके बाद में हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें पूर्व फॉर्मेशन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, खांच का निर्माण होता है, खांच निर्माण। उसमें किसका निर्माण हुआ था, उसमें हमने देखा था कि जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो अर्धसूत्री विभाजन से पहले उसमें सेल प्लेट का निर्माण हो गया था, क्योंकि उसमें केलोज का निक्षेपण पाया जा रहा था। परंतु इसमें क्या होता है, इसमें केलोज का निक्षेपण नहीं पाया जा रहा और इसमें किसका निर्माण होता है, खांच का निर्माण होता है। खांच का निर्माण होने से जो केंद्रक है वो बराबर भागों में बट जाएगा और विभाजन करेगा, और विभाजन करने के पश्चात ये इनमें पुनः क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। उन्हें कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन होकर के बराबर कितनी कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगा, ये बराबर 4 कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगा। परंतु ये 4 कोशिकाएं हमारे को स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगी, क्योंकि जो 4 में 3 जो कोशिकाएं होती है वो 3 कोशिकाएं तो अपने को स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और चौथी कोशिका उसके पीछे छिपी रहती है। इस कारण से अपने को ये स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। जैसे कि हम अशोक स्तंभ में देखते हैं कि अपने को 3 सेल ही स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, चौथा सेल क्या होता है, पीछे की तरफ उसका क्या होता है, मुंह होता है, अर्थात तो उसकी पीठ के पीछे होते हैं, इस कारण से वो दिखाई नहीं देते। इसी प्रकार से हमारे को ये 3 कोशिकाएं ही स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, चौथी कोशिका हमारे को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। तो इस प्रकार क्या होता है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अर्थात लघु बीजाणु जनन 2 प्रकार की कोशिका विभाजन के द्वारा निर्मित होता है। पहला प्रकार का था उत्तरोत्तर प्रकार का, जो एकबीजपत्री पादपों में पाया जाता है, जैसे जिया में यानी कि मक्का है, बाजरा है, गेहूं है, जवार है, जो है। उसके बाद में दूसरा प्रकार का जो है स्पेटेनियस टाइप, यानी कि क्या है, ये युगपत प्रकार का विभाजन है। तो युगपत प्रकार का विभाजन किसमें पाया जाएगा, द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाएगा। कौन से पादपों में पाया जाएगा, द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाएगा। द्विबीजपत्री पादपों में भी यदि हम बात करें तो संपूर्ण जैसे दलहनी जो पादप है वो लगभग सभी द्विबीजपत्री पादपों में पाए आते हैं। परंतु कुछ उदाहरण हम देखते हैं कि निकोटियाना टेपेकम और इसके अलावा जो उदाहरण है मेलिलोटस एल्बा, ये महत्वपूर्ण विभाजन एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं। निकोटियाना टेपेकम, इसका मतलब क्या होता है, तंबाकू। और इसके बाद में दूसरा जो एग्जाम्पल हम देखते हैं एल्गोलस एल्बा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है वो 2 प्रकार के कोशिका विभाजन के द्वारा, उत्तरोत्तर और युगपत प्रकार के विभाजन के द्वारा निर्मित होता है। और दोनों ही प्रकार के विभाजन एकबीजपत्री और द्विबीजपत्री पादपों में अलग अलग प्रकार से विभाजित होते हैं। तो इस प्रकार आज हमने कालांश के अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अर्थात लघु बीजाणु जनन के दोनों प्रकार के विभाजनों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। अगली कालांश में हम एक नया चैप्टर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।